गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेक्चर 12 के अंदर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट के। ये आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मटेरियल ऑफ कंक्रीट थोड़ा चैप्टर बड़ा है और आगे तक चल रहा है, थोड़ा लंबा चल रहा है। अभी तक आप सोच रहे होगे यूनिट 1 ही चले जा रहा है, तो उसकी एक वजह है कि भाई इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, और सॉरी कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पर उसकी जो कंक्रीट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग की लाइफ भर एक वैसा कंपोनेंट है जो लाइफ भर हमें काम में आता है। तो उसके बारे के उसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे हमारे लिए पढ़ने के लिए, तो इसलिए शायद थोड़ा टाइम लग रहा होगा। और जो कि मैं है ना टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमको भी पता नहीं, अभी हमारे पास भी नई बुक आई नहीं है, नए सिलेबस के हिसाब से मैं भी अभी जा सकता नहीं हूँ। तो मेरे पास जितने कंटेंट आ रहा है, जहाँ से मुझे नेट से कंटेंट मिल रहा है, मैं वो कंटेंट पे बना रहा हूँ। हालांकि शायद हो सकता है कि मैं डिटेलिंग में पढ़ा रहूँगा। हाँ, तुमको कंटेंट शॉर्ट नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। और आप जाके एक बार रिफ़र करोगे ना बुक को, तो आपको उससे ज़्यादा ही कंटेंट आपको इससे इस पीपीटी के अंदर मिलेगा। हाँ, तो बात रही अभी अपन ने क्लासिफिकेशन में साइज़ ऑफ कंक्रीट के वहाँ पे पहुँच गए थे, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का हमने कल उसके बारे में पढ़ा था। आज उसके लिए हम उसका ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन साइज़ के अंदर फाइन एग्रीगेट के बारे में और कोर्स एग्रीगेट के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन साइज़ के कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। अब कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? तो कोर्स एग्रीगेट दो चीज़ों में डिवाइडेड है, एक अनक्रस्ट एंड एक पार्शली क्रस्ट। अनक्रस्ट ग्रेवल और स्टोन रिजल्ट फ्रॉम द नेचुरल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। अनक्रस्ट जो ग्रेवल्स हैं वो किसका रिजल्टिंग है? वो रिजल्टिंग है नेचुरल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। अब व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डेरिवेशन? अब डेरिवेशन के बारे में मैंने शायद आपको पहले बताया कि नहीं बताया। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। कहाँ गया भाई ब्रश को निकालो। ये रहा ब्रश, शाबाश। ये रहा एक मास, ठीक है। सॉरी, मास नहीं, अंडू करो। ये रहे छोटे छोटे मास। अरे यार कहाँ गया? नहीं आ रहा भाई। ये रहे छोटे छोटे मास। तो ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन हो गया, समझ में आया? सॉरी, ये डेरिवेशन हो गया। अब इस चीज़ को मैं मास को जोड़ देता हूँ तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया, समझ में आया? अब यही मास को मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज़ डेरिवेशन। समझ में आया? अगर ये इसको मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज़ डेरिवेशन। ये बहुत सिंपल सा, ये मेरे को एक बार हम लोग जब फिजिक्स क्लासेस में जाते थे तो एक बहुत सिंपल सर ने बहुत सिंपल वे में मुझे बताया था कि एक सर ने, इनका नाम पंडित सर था, उनसे मैंने सीखा था कि भाई किस इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन, हमको पता है कि सारे फार्मूलाज हमको मैथमेटिक्स में सिखाते हैं और किस तरीके से सिखाते हैं, पर हमको पता नहीं है कि वो है किस चीज़ के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया था कि भाई एक मास है, ठीक है, उसके आप छोटे 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 टुकड़े कर दोगे तो दैट इज़ डेरिवेशन। अब वही मास को आप जोड़ के वापस से वैसे मास बना दोगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन, सिंपल। और यही चीज़ हमें पढ़ना है आगे। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई थी सर ने, याद रखनी चाहिए, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। हाँ, तो इसके अंदर क्या हुआ है, जो पार्टिकल नेचुरली डिसइंटीग्रेट हो जाए यानी डेरिवेटेड हो जाए और रॉक से, दैट इज़ अनक्रस्ट ग्रेवल्स, ठीक है। ऑलरेडी क्रस्ट होके डिसइंटीग्रेट होके नीचे आए, दैट इज़ अनक्रस्ट। and partially crushed gravels or stone obtained as a product of blending of of the above two types, ठीक है। और above two types जैसे कि ये जो कि ब्लेंड होके हमारे पास एग्रीगेट आए, हमारे फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट में से, वो हमको बोलेंगे पार्शली क्रस्ट, ठीक है। पार्शली क्रस्ट बोले तो जो कि जो एग्रीगेट है ना हमारे पास, क्या बोलते हैं, एज अ ब्लेंडिंग के बाय प्रोडक्ट बन के आए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग एग्रीगेट के अंदर, उसके अंदर से बाय प्रोडक्ट बन के आएगा ना जो एग्रीगेट, इसको हम पार्शली क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। द ग्रेड कोर्स एग्रीगेट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स नॉर्मल साइज, ठीक है। द ग्रेडेड
कोर्स एग्रीगेट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज क्या होती है भाई कोर्स एग्रीगेट की? 40 mm, 20 mm, 16 mm एंड 12.5 mm। अब ये जो है याद रखने वाली चीज़, क्या रखने वाली चीज़ है? याद रखने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। ये है ना, मैं मीटिंग में पूछ सकता हूँ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रेट एग्रीगेट ऑफ नॉमिनल साइज इज 12.5 mm, मीन्स एन एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच पास द 12.5 mm IS sieve। जो 12.5 mm IS sieve पार कर जाता है, दैट इज पार्शली क्रस्ट कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। 18 mm साइज इज द मैक्सिमम साइज दैट कुड बी conveniently used for making concrete। Using the large possible maximum size will result in reduction of cement content, reduction in water requirement and reduction of drying shrinkage। अब 80 mm तक हम चला सकते हैं, पर 80 mm तक हमें नहीं चलाना है। इतनी बड़ी साइज़ के कभी एग्रीगेट अपन को यूज़ करने नहीं पड़ेंगे। अगर यूज़ करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आएगा? तो भाई सीमेंट का जो कंटेंट है उसके अंदर रिजल्टेंट आएगा। सीमेंट कम अब सिंपल सी चीज़ है, कोई इंग्रेडिएंट ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा पैमाने में आप भर रहे हो, तो आपको दूसरा किसके अंदर रिडक्शन आएगा? तो दूसरे इंग्रेडिएंट के अंदर आपके रिडक्शन आएगा। फिर वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर रिडक्शन आएगा। वाटर रिक्वायरमेंट की जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसका रिडक्शन आएगा, क्योंकि सीमेंट कम डाल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सीमेंट सोखता कौन है? सबसे ज़्यादा वाटर सोखता कौन है? सीमेंट ही कम होगा तो रिडक्शन आएगा कि नहीं वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर। और फिर अगर वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर रिडक्शन आता है तो फिर क्या होगा? ड्राइंग श्रिंकेज की। व्हाट इज श्रिंकेज? तो जैसे आप पानी डालते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट है ना सीमेंट के अंदर अच्छी तरीके से पूरी नहीं होती, तो वो श्रिंक करता है, मतलब सिकुड़ता है। समझ में आया? सीमेंट सिकुड़ता है, उसका जो इंग्लिश वर्ड है क्या है? श्रिंकेज है। ठीक है, तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए 18 mm की साइज़ मैक्सिमम रखी गई है हमारे द्वारा नहीं, क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। और वो ही हमको पालन करनी है आगे जाके। ठीक है, कोई 80 mm से ज़्यादा साइज़ का एग्रीगेट यूज़ कर रहा है तो आप उसको रोकना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर कोर्स एग्रीगेट के अंदर ही आगे हम पढ़ेंगे द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दैट कैन बी यूज्ड in any given condition by limited by following condition। ठीक है, the maximum size of aggregate can be used in any given condition be limited by the following condition। जो maximum size of aggregate है वो हम यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो कंडीशन है वो जो हमको उसकी लिमिटेशंस है। थिकनेस ऑफ सेक्शन, ठीक है, कितना थिकनेस है सेक्शन का। फिर क्लियर कवर, उसका क्लियर कवर कितना है। फिर स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, उसकी स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट में डिपेंड करता है। और मिक्सिंग, हैंडलिंग एंड प्लेसिंग टेक्निक। और कंक्रीट के अंदर, सीमेंट के अंदर मिक्सिंग की प्रोसेस, सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड की, और उसकी हैंडलिंग प्रोसेस एंड प्लेसमेंट टेक्निक। इन सब कंडीशनों पे हमारा जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जब यूज़ करना है तो ये सारी कंडीशन हमें मैच करनी पड़ेगी। थिकनेस ऑफ सेक्शन, अब थिकनेस ऑफ सेक्शन यानी कितना थिकनेस है हमारा स्लैब का, बीम का, कॉलम का। ठीक है, उसके बारे में पता रहना चाहिए। क्लियर कवर 50 mm या 40 mm रखते हैं अपन, सबको पता होगा। नहीं पता तो अच्छी तरह से पढ़ो फिर स्ट्रक्चर। और स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट के बीच में जो स्पेसिंग रहता है वो। ठीक है, और फिर मिक्सिंग, कंक्रीट का मिक्सिंग, उसका हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट टेक्निक। तो ये था कोर्स एग्रीगेट के बारे में। फिर थर्ड है अपना ऑल इन एग्रीगेट। व्हाट इज ऑल इन एग्रीगेट? तो सम टाइम कंबाइंड एग्रीगेट comprise different fractions of fine aggregate and coarse aggregate are available in nature। They are called all in aggregate। ठीक है, अभी क्या होता है, समटाइम कंबाइंड एग्रीगेट हमको मिल जाते हैं। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशंस मिलेंगे भाई, फाइन एग्रीगेट एंड क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। देखो, ऑल इन एग्रीगेट इस तरीके से दिखेंगे। अब ऑल इन एग्रीगेट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? तो भैया वो आया ब्रिटिशर्स से। ठीक है, ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, अंग्रेज सारे
ये सारे वर्ड्स को यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि जब है ना मिक्स, ये सारे मिक्स एग्रीगेट होते थे, ठीक है। फाइन एग्रीगेट जो रिवर पीट से एग्रीगेट मिलते थे, क्रशिंग प्लांट से एग्रीगेट मिलते थे, ठीक है, उन सब का मिश्रण होता था, इसलिए उसको हम क्या बोलते थे? ऑल इन एग्रीगेट बोलते थे। और ये ज़्यादा वर्ड सारे सारा वर्ड्स है ना ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे, ऑल इन एग्रीगेट वाला, ठीक है। इन सच केस एडजस्टमेंट ऑफर ऑफ्टेन become necessary to supplement the grading by addition of respective size fraction which may be deficient in the aggregate, ठीक है। और थोड़ा जो साइज़ का इशू है वो इसके अंदर रह सकता है, क्योंकि हम भिन्न भिन्न साइज़ के एग्रीगेट इसके अंदर यूज़ करेंगे। ऑल इन एग्रीगेट के बारे में थोड़ा और डिटेल में, लाइक कोर्स एग्रीगेट, द ऑल इन वन एग्रीगेट इज ऑल्सो डिस्क्राइब बाय इट्स नॉमिनल ग्रेड के नॉमिनल ग्रेड से डिस्क्राइब करे जाते हैं, ठीक है। जनरली ऑल इन एग्रीगेट आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी कंक्रीट, सही बात है। ऑफ कोर्स जो जिसके अंदर क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी नहीं होगी साइज़ की या स्ट्रेंथ की, या अलग अलग तरीके के एग्रीगेट्स होंगे, तो वो तो ऑफ कोर्स क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ग्रेडिंग लिमिट ऑफ ऑल इन एग्रीगेट के बारे में थोड़ा बताएं। परसेंटेज बाय वेट पासिंग, ठीक है। और IS सीव डिज़ाइन, IS सीव डिज़ाइन कितने कितने की होती है? 80 mm, 40 mm, 20 mm, 4.75 mm, 600 माइक्रोन्स और 150 माइक्रोन्स, ठीक है। अब ऑल इन एग्रीगेट में कितने कितने प्रकार के 40 mm नॉमिनल साइज़ और 20 mm नॉमिनल साइज़ में कितने हैं? मतलब आपको 80 mm की डिज़ाइन 100 जितनी मिल जाएगी, 20 mm की नॉमिनल साइज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। 40 mm के एग्रीगेट्स के अंदर 95 से 100 mm की आपको क्या बोलते हैं 40 mm के नॉमिनल साइज़ मिल जाएंगे, और 20 mm के 40 mm के अंदर 20 mm के, अगर 40 mm डिज़ाइन के साइज़ देखना चाहेंगे तो 100 जितने 20 mm के एग्रीगेट्स निकलेंगे। इसी अंदाज़ा लगाया, परसेंटेज ऑफ वेट लगाया, ठीक है, बाय वेट पासिंग, ठीक है। कितने मतलब जैसे कि 40 mm की सीव है तो उसमें से 20 mm के 100 एग्रीगेट निकल जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। 80 mm के सीव है यानी छन्नी है, उसके अंदर से 100 जितने 40 mm के नॉमिनल साइज़ के एग्रीगेट निकलेंगे। 40 mm की सीरीज है तो 40 mm के 95 से 100 साइज़ के जितने के 100 ग्राम्स या उसके वो निकलेंगे। 20 mm की है तो 45 to 75, 4.75 mm है तो 25 to 45, ठीक है। 600 माइक्रोन्स और 150 माइक्रोन्स यानी उसके 8 और 6 ग्राम जितने निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि 20 mm के एग्रीगेट्स कितने निकलेंगे भाई? तो 80 mm में तो 20 mm के निकलना मुश्किल है। 40 mm के 40 mm में 40 mm की सी ग्राम जितने 20 mm के रहेंगे, 20 mm के सी में 100 ग्राम जितने अपने 95 से 100 ग्राम 20 mm के रहेंगे, तो 20 mm के 30 to 55 ग्राम्स रहेंगे। अब वेट के हिसाब से कर रहे हैं, परसेंटेज वेट के हिसाब से, तो इतने परसेंटेज वेट किसके अंदर रहेगा? सीव के अंदर रह जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से ये ग्रेडिंग करी गई है। सिंगल साइज ऑफ एग्रीगेट, सिंगल साइज ऑफ एग्रीगेट सिंगल रहता है, मतलब व्हेन एग्रीगेट कंप्राइजिंग मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स particles, sorry for disturbance, when aggregate comprise majority of particles are of nearly majority particles are of nearly same size are known as single aggregate। मतलब एक ही तरीके के साइज़ के एग्रीगेट आपको एक जगह मिलते हैं, दैट इज़ सिंगल साइज एग्रीगेट। समझ में आया? इसके अंदर क्या नहीं है? साइज डिफ्लेक्शन नहीं है ना, वो एग्रीगेट को अपन क्या बोलेंगे? सिंगल टाइप ऑफ एग्रीगेट। फॉर एग्जांपल 20 mm सिंगल साइज एग्रीगेट मीन्स एन एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच पास थ्रू 20 mm IS sieve size and major proportion of which is retained on 10 mm IS sieve। मतलब 20 mm के एग्रीगेट्स हैं तो वो 20 mm के IS sieve से निकल जाएंगे और मिनिमम उसकी साइज़ 10 mm तक रेजिस्ट कर पाएगी, तो वो क्या होगा? सिंगल एग्रीगेट होगा अपने लिए, है ना। क्लियर? नहीं समझ में आया?
नहीं समझ में आया तो मैं वापस से समझाता हूँ। 20 mm की छन्नी लो, ठीक है, उसके अंदर एग्रीगेट डालो, वो एग्रीगेट 20 mm के होंगे तो 20 mm की छन्नी से निकल जाएंगे नीचे, और वो निकल जाते हैं तो वो सिंगल एग्रीगेट हो गए। फिर उसको वही एग्रीगेट को 10 mm की छन्नी में डालो, ठीक है, और 10 mm की छन्नी में अगर वो रजिस्ट कर जाते हैं, ठीक है, रिटेन कर जाते हैं, तो वो सिंगल एग्रीगेट हुए। अगर 10 mm से भी छोटे हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग डिफरेंट ऑल इन एग्रीगेट साइज के बोल सकते हैं। क्लियर? अब क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन शेप। तो कितने टाइप के शेप होते हैं भाई, और शेप बहुत डिपेंड करता है अपनी वर्किबिलिटी पे, कंक्रीट की वर्किबिलिटी पे। जो हमारा शेप है एग्रीगेट का वो बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई एग्रीगेट आर क्लासिफाइड इन राउंड शेप, इरेगुलर शेप, एंगुलर शेप, फ्लैकी शेप एंड इलोंगेटेड शेप। ये जो 5 शेप है ये मैं आपको पूछ सकता हूँ। कौन कौन से शेप? राउंड, इरेगुलर, एंगुलर, फ्लैकी, इलोंगेटेड। वापस से, राउंड, इरेगुलर, एंगुलर, फ्लैकी, इलोंगेटेड। एक और बार, राउंड, इरेगुलर, एंगुलर, irregular, angular, flaky and elongated। RIAEE, समझ में आया? RIAEE, इसको मगअप कर दो। RIAFE। क्लियर? कियाफी, ठीक है, कियाफे, कैफे, 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 इस तरीके से, सॉरी कैफे नहीं है, मैं आर पढ़ रहा हूँ, रियाफे, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? अब राउंड शेप के एग्रीगेट कैसे होंगे भाई? राउंड शेप के थोड़ी स्क्वायर शेप में होंगे, राउंड शेप के होंगे, इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। राउंड शेप के एग्रीगेट कैसे होंगे? इस तरीके से, जहाँ पे एरो दिख रहा है आपको उस तरीके से अपने उस शेप में होंगे। फुल वाटर वॉर्न और कम्प्लीटली शेप्ड बाय एट्रिक्शन, फुल्ली वाटर वॉर्न रहेंगे, ठीक है, और कम्प्लीटली शेप एट्रिशन रहेंगे उनका, ठीक है। कंटेन मिनिमम वाइड रेंज फ्रॉम 32 to 33%। वाइड रेंज कितना रहेगा उनका? 32 रहेगा, ठीक है। वाइड रेंज जिसको पता नहीं है वो मेरे आगे की वीडियोस देखें, वाइड रेंज उसके अंदर समझाया हुआ है। ये जो मिनरल्स के पार्टिकल्स के अंदर होते हैं ना, मिनरल्स के पार्टिकल्स के बीच का गैप को वाइड रेंज बोलते हैं, ठीक है। वाटर वॉन का मतलब होता है अपना ये स्मूथ, ये जो स्मूथ टेक्सचर है ना इसका, उसको वाटर वॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑल हमको एक ग्रेवल कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑलमोस्ट एक राउंड यानी ग्रेवल ही हुआ, राउंड एग्रीगेट है, उसको ग्रेवल के अंदर ही आ गया, सी के वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इट गिव मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम, मिनिमम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम देता है हमको। 10 रिक्वायर्ड मिनिमम सीमेंट पेस्ट टू मेक गुड कंक्रीट, इसलिए मिनिमम अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम अपना उसका कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली सीमेंट भी अपन को कम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी वर्केबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। और भी इसकी तारीफ क्या क्या सुने अपन? हाँ, द इंटरलॉक बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस, इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स की बिटवीन इंटरलॉक रहता है वो लेस रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड पुअर मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड इज पुअर मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए सूटेबल नहीं है। एग्जाम्पल आर रिवर्स एंड शीशोर्स ग्रेवल, मैंने बताया था आपको रिवर से मिलते हैं। डेजर्ट, फिर शीशोर एंड विंड ब्लोन सैंड्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से रिवर से मिलेगा, रिवर के ग्रेवल्स, या फिर डेजर्ट के अंदर जो राउंड राउंड शेप के मिलते हैं अपन को वो ग्रेवल्स, शीशोर के सैंड्स, वहाँ से आपको ये सारे एग्रीगेट टाइप के ये शेप के देखने के लिए मिलेंगे। अब इरेगुलर शेप, तो भाई इरेगुलर शेप समझ में आ सकता है आपको, इरेगुलर शेप कैसा रहेगा? जिसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, दैट इज इरेगुलर शेप। नेचुरल इरेगुलर आर पार्शली शेप्ड बाय एट्रिशन हैविंग राउंड एजेस, उनके राउंड एजेस रहेंगे, ठीक है। कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ वाइड रेंज फ्रॉम 35 to 38, वाइड रेंज 35 to 48% रहेगा उसका।
इट रिक्वायर मोस्ट सीमेंट पेस्ट, ज़्यादा सीमेंट पेस्ट चाहिए अच्छी वर्किबिलिटी के लिए. इंटरलॉक बिटवीन पार्टिकल्स थ्रू बेटर देन दैट ऑब्टेन with the round 33 aggregates. Inadequate for high strength concrete. एडिक्वेट नहीं है किसके लिए? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए. एग्जांपल क्या है इसका? पिट सैंड, ग्रेवल, लैंड. ठीक है, ये सारे क्या है? क्यूबिक रॉक, डक फ्लिंट्स, ये सारे इसके एग्जांपल हैं. ठीक है, देखो 40 का एग्रीगेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शेप्ड में नहीं है. 20 का, 10 का और 4.75 का इरेगुलर एग्रीगेट. फिर एंगुलर एग्रीगेट जिसके एजेस बहुत शार्प. एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है, possessing well defined edges formed at the intersection of the roughly planar face. आज का थोड़ा लेक्चर बड़ा बनेगा तो भैया चिंता मत करिएगा हैं. हाँ, तो मतलब इसका जो पहला जो पॉइंट है एंगुलर एग्रीगेट का, वो यही है कि भाई जो एक तो इसके जो एजेस है वो बहुत बड़े बड़े शार्प रहते हैं. ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ, इसका जो वाइड रेंज है वो 38 टू 40% का रहेगा. इंटरलॉक बिटवीन पार्टिकल्स इज गुड. इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स वो अच्छे रहेंगे. देर बाय प्रोवाइड अ गुड बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड प्रोवाइड करता है इंटरलॉक. अच्छा, जिसके अंदर इंटरलॉकिंग अच्छी रहती है, ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिकली गुड बॉन्ड प्रोवाइड करेगा ही. द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर सीमेंट पेस्ट टू मेक वर्केबल. ठीक है, ज़्यादा सीमेंट पेस्ट यूज़ होता है इसके अंदर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का अगर हाई स्ट्रेंथ में चाहिए हो तो, है ना. अगर राउंड एग्रीगेट से हमको ज़्यादा अच्छी वर्केबिलिटी चाहिए तो सीमेंट पेस्ट ज़्यादा चाहिए. 4th पॉइंट में ये लिखा है. द एंगुलर एग्रीगेट आर सूटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड पेमेंट सब्जेक्ट टू टेंशन. ठीक है, जो एंगुलर एग्रीगेट हैं वो सूटेबल रहते हैं फॉर हाई स्ट्रेंथ. सो पेमेंट, हमारी जो रोड बनती है उसके टेंशन के लिए भी उसको हम यूज़ करते हैं. एग्जांपल्स आर क्रस्ट रॉक एंड ऑल टाइप ऑफ क्रस्ट रॉक, समझ में है वो. फिर टेलस एंड स्क्रीन्स, ये टाइप है इसके एग्रीगेट के, एंगुलर एग्रीगेट. फ्लैकी एग्रीगेट इस तरीके से दिखते हैं भाई, फ्लैकी टाइप, है ना. द एग्रीगेट हुज लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 यानी 0.6. डायरेक्टली बोल देते तो अभी हमें समझ में आता था, पर ठीक है, इन्हें सीधा नहीं बोलना है तो 3/5 लिख दिया. 0.6 ऑफ इट्स मीन्स डायमेंशन इज टर्म्ड एज फ्लैकी एग्रीगेट. ठीक है, तो जो उनकी लिस्ट डायमेंशन रहती है या थिकनेस रहती है 0.6 की रहेगी, तो वो जो एग्रीगेट है किस में कंसिडर वो करे जाएंगे, फ्लैकी एग्रीगेट में कंसिडर करे जाएंगे. ठीक है, the mean dimension of aggregate, the average of sieve size through which the particle pass and retain respectively. ठीक है, जो एवरेज साइज के सीव में से निकल पाते हैं वो रेजिस्ट कर रिटेन कर जाते हैं, वो भी फ्लैकी एग्रीगेट कह पाएंगे हम उसको. दे रिड्यूस वर्किबिलिटी ऑफ कंक्रीट सम. तो सिंपल से है भाई, वर्किबिलिटी डिक्रीज ही कर देगा कंक्रीट की. ठीक है, क्यों कर देगा? क्योंकि स्मूथ टेक्सचर रहता है और अनइवन रहते, इतना भी राउंड एग्रीगेट की तरह वो नहीं रहते, तो वर्किबिलिटी तो डिक्रीज होगी. की पार्टिकल ऑल्सो एडवर्स affect the durability of concrete as they tend to oriented in one plane with water and air voids forming underneath. They also reduce the strength of concrete. सिंपल है कि इसके अंदर इरोस्ट बहुत रहेगा, क्योंकि जो वाइड रेंज रहेगा इसका बहुत ज़्यादा रहता है. इसकी वजह से क्या वो पार्टिकल्स पानी भी सोखते हैं और क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा ये इरोस्ट भी होता रहता है, जिसकी वजह से वर्किबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है कंक्रीट की, कम हो जाती है. इसलिए फ्लैकी एग्रीगेट बहुत कम यूज़ करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टिकल शुड नॉट 15% इन द मास ऑफ एग्रीगेट. 15% से ज़्यादा एग्रीगेट के अंदर अगर ये आता है तो भैया नहीं यूज़ करो, वही अच्छा है. समझ में आया? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है लैमिनेटेड रॉक्स. अब लैमिनेटेड रॉक ये तो तुमको याद रहना चाहिए, अगर मैं आगे पूछूंगा, ठीक है, अगर मैं आपको ये पूछता हूँ
कि भाई आप मेरे को फ्लैकी एग्रीगेट का एग्जांपल दो, तो फट दे के आंसर आना चाहिए लैमिनेटेड रॉक। क्यों लैमिनेटेड आपको याद रहना चाहिए? क्योंकि लैमिनेशन करवाते हैं ना अपन, उसके ये शब्द अपन बहुत फेमिलियर है अपने से, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इलोंगेटेड एग्रीगेट, अब इलोंगेटेड एग्रीगेट किसको बोलते हैं? जो कि एग्रीगेट हुज ग्रेटर डायमेंशन इज 1.8 mm, ठीक है, ग्रेटर देन 1.8 mm से डायमेंशन उसका इंक्रीज होगा, दैट इज इलोंगेटेड एग्रीगेट। दे रिड्यूस वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, क्या करते हैं? वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट रिड्यूस कर देते हैं। इलोंगेटेड पार्टिकल्स ऑल्सो एडवर्स अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। सेम फ्लैंकी एग्रीगेट होता है ना, उस एग्रीगेट की तरह ही काम करता है ये भी, ठीक है। ये थोड़ा इलोंगेटेड रहता है। इलोंगेटेड मैं बताता हूँ, जैसे कि ये है ना लंबाई, ठीक है, इसलिए इसको ऊपर क्या बोलेंगे? इलोंगेटेड। इसकी जो थिकनेस है 0.6 mm की रहेगी, इसकी जो लेंथ है वो 1.8 mm से जितनी रहेगी, इसको अपन क्या बोलेंगे? इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलेंगे, ठीक है, जो कि खिंचा हुआ। इलोंगेशन का उसका मतलब ही ये होता है कि जो क्या बोलते हैं, लंबाई, ठीक है, खिंचाई, उसको अपन इलोंगेशन ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ इलोंगेशन किसको बोलते हैं, आपको ब्रश से बताऊँगा। मज़ा आता है ये करने में, ऐसा ड्राइंग करने में मज़ा आता है। बड़ी ख़राब ड्राइंग बनती है, ठीक है। ये पार्टिकल है, अब मैं इसको इलोंगेट करता हूँ, यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? इलोंगेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या तो पता होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इलोंगेशन हो गया कि नहीं? वही गया, ठीक है। इस तरीके से उसको इलोंगेशन बोलते हैं। द इलोंगेट पार्टिकल्स ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी, हाँ ये तो मैंने पढ़ दिया, एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। और इसका भी एग्जांपल है क्या? लैमिनेटेड रॉक। द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल शुड नॉट मोर देन, इसका भी अगर 15% से ज़्यादा हुआ तो वो एग्रीगेट यूज़ करने के लायक नहीं है, निकाल दो, फेंक दो उसको। फिर एंगुलर नंबर, ये क्या एंगुलर नंबर? एक काम करते हैं, लेक्चर आज बड़ा बन गया है, तो आज इलोंगेटेड एग्रीगेट तक ही अपन रखते हैं, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे एंगुलर नंबर्स और फ्लैक्शियस रेशियो क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक इतना ही पढ़ो, शुक्रिया। इसका असाइनमेंट मैं नीचे डाल दूँगा, आपको सैटरडे तक, जिसको सैटरडे तक सबमिट कराना है वो सैटरडे तक कराए, जिसको आज ही कराना है वो आज करा दे। अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है भाई ये चीज़, है ना। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।